हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th पॉलिटी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन से हमारा क्या मतलब है कि बहुत सारे एफर्ट किए गए हैं इंडिया के द्वारा ताकि इसके इलेक्शन कैसे हों, फ्री हो और फेयर इलेक्शन हो। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग दीज है वो है क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन टू सुपरवाइज द एंड कंडक्ट इलेक्शन। यानी कि सिंपली अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है कि जो इलेक्शन कमीशन है जो कि इलेक्शन होल्ड करेगी वो टोटली कैसी होनी चाहिए, वो टोटली होनी चाहिए इंडिपेंडेंट। यानी कि इस पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा नहीं होना चाहिए और उनसे रिलेटेड लोग भी नहीं होने चाहिए। और यही डिसाइड करते हैं इलेक्शन से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें। इनिशियली ये 1 मेंबर बॉडी थी, यानी कि इसमें सिर्फ एक मेंबर होता था। आज के टाइम पे दिस इज लगभग 3 मेंबर बॉडी, धीरे धीरे मल्टी मेंबर हो गई, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अब आपको लगेगा इसकी पावर ज़्यादा होगी इन दोनों की कम होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन तीनों की पावर कैसी होती है, सेम टू सेम होती है। तो सिंपल समझने का क्या मतलब है कि इलेक्शन कमीशन जो है टोटली क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इट डजंट डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट पे किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं होगा। ये लिखा कहाँ है, ये आर्टिकल 324 में लिखा है कि सुपरिंटेंडेंस यानी कि देखाव इलेक्शन का, डायरेक्शन कैसे इलेक्शन डायरेक्ट होंगे, कंट्रोल करना और प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, सारे इलेक्शन जो होंगे पार्लियामेंट के, लेजिस्लेचर के, एवरी स्टेट के, और इलेक्शन जो होंगे प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, वो सब यही वाला कमीशन करेगा। आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ डिफाइन करी गई है। और टोटली एक एक वर्ड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको इंटरप्रेट किया था हमारी जुडिशरी ने। अब इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए इंडिया में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी होता है एवरी स्टेट में। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल लोकल बॉडी इलेक्शन ये नहीं कराएगी, बाकी जो सारे स्टेट और सेंटर के इलेक्शन है यही कराती है। और उसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर्स के अलावा, जो इनको असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन सिंगल मेंबर बॉडी थी जो हमने अभी देखा, और 1989 में सिर्फ सिंगल मेंबर थे इसमें। अब 1989 के बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जो थे वो उनको और अपॉइंट किया गया और ये मल्टी मेंबर बॉडी बन जाती है। अब दिक्कत क्या हुई कि कई बार शार्प डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर्स में जिनके पास पावर है, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि उससे जो डिसीजन होंगे ना वो अप्रोप्रिएट होंगे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट होता है इलेक्शन कमीशन का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास ज़्यादा पावर होती है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके पास सेम पावर होती है। अब उनको अपॉइंट कौन करता है, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा, किसकी एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। अब देखिए शुरुआत में यही बात करी गई थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, बट दिक्कत ये थी कि मेजॉरिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रूलिंग पार्टी से होंगे, तो वो ऐसे बंदे को भी सिलेक्ट कर सकते थे जो उनको फेवर करे। तो बाद में इन्होंने जो कमेटी चूज करती है उसमें जो लीडर होता है अपोजिशन का, मान लो इस समय अपोजिशन कांग्रेस है तो कांग्रेस के जो लीडर होंगे वो भी इसमें बातचीत करेंगे, अपना इसमें मुद्दा रखेंगे, फिर वो सिलेक्ट होगा। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो अपॉइंट होता है या तो 6 साल के लिए या 65 ईयर्स तक। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इन दोनों में से जो पहले होगा तब वो रिटायर हो जाएगा। मान लो अगर मेरी एज 30 साल है, 30 साल में मैं अगर इलेक्शन कमिश्नर बन जाती हूँ तो इलेक्शन कमिश्नर बनने के 6 साल बाद यानी कि 36 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगी। अब अगर मान लो मेरी एज 61 साल है और 61 + 6 कितना हो गया, 67, बट मैं 67 में नहीं 65 में ही रिटायर हो जाऊंगी। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको रिमूव किया जा सकता है अपने टर्म से पहले भी। कब रिमूव किया जा सकता है, अगर जो प्रेसिडेंट है उसको बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी में रिकमेंडेशन मिले। अब व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी अभी देखते हैं, इससे पहले गोलू भैया थोड़ा परेशान है तलवार वलवार लेके कि क्या अब ये चीज़ सेटल हो चुकी है कि इलेक्शन कमिश्नर सिंगल मेंबर है मल्टी मेंबर, ये बाद में चेंजेस भी हो सकते हैं बेटा, ऑब्वियस सी बात है चेंजेस हो सकते हैं। अब देखिए स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि नॉर्मल
50% प्लस 1 वोट्स आपको मिल गए तो सिंपल मेजॉरिटी है। पर अगर हम बात करें स्पेशल मेजॉरिटी की तो दैट इज़ वेरी स्पेशल केस। इसमें 2 कंडीशन लगती है। पहली कंडीशन क्या लगेगी, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ध्यान से समझना एक एक वर्ड। और तीसरा 50% प्लस 1 ऑफ टोटल मेंबर्स। अब देखिए 2 वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, एक तो प्रेजेंट एंड वोटिंग और एक है टोटल मेंबर। फर्स्ट केस है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, मान लो लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं और उसमें से प्रेजेंट उस दिन कितने थे, उस दिन मान लो उसमें से प्रेजेंट थे सिर्फ 300 लोग प्रेजेंट थे, टोटल प्रेजेंट थे ही नहीं। तो अब 300 का 2/3 निकलेगा। 300 का 2/3 कितना हो गया, इसका 300 का 2/3 हो गया 200। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। बट ये 200 क्या टोटल मेंबर का 50% है। टोटल मेंबर 545 थे, 545/2 कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 272.5, 273। तो ये 273 होना था, तो सेकंड कंडीशन रिजेक्ट हो गई, तो इसको स्पेशल मेजॉरिटी नहीं मानेंगे। तो दोनों ही केस होना चाहिए, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3 और जो टोटल हाउस का स्ट्रेंथ है उसका 50% प्लस 1। इसको स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। बहुत सारे केसेस में ये यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है इसको इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल में, क्योंकि मान लो भाई साहब पता चले कि ठीक है जी, ये जो रूलिंग पार्टी है उसकी ही चालो इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की। अब इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर कौन सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे फंक्शन है। पहला क्या फंक्शन है, ये ठीक ठाक वोटर लिस्ट बनाएगा, अप टू डेट वोटर लिस्ट बनाएगा और ध्यान रखिएगा कि कोई नाम छूट तो नहीं गया है। दूसरा टाइमिंग ऑफ इलेक्शन क्या रहेगा, इलेक्शन का प्रिपरेशन शेड्यूल क्या रहेगा, ये सब वो डिसाइड करेगा। नॉमिनेशन कब फाइल होंगे, स्क्रूटनी कब होगी, विड्रॉल कब होगा, पोलिंग कब होगी, ये सब यही डिसाइड करेगा। पूरे प्रोसेस में जो इसके पास पूरी पावर है कि फ्री एंड फेयर पोल के लिए ये कोई भी डिसीजन ले सकता है। उसके अलावा यही रिकॉग्नाइज करेगा पॉलिटिकल पार्टी को, यही उनको सिंबल अलॉट करता है। और इलेक्शन कमीशन के पास अपना बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं होता, उनका अपना स्टाफ लिमिटेड होता है, पर वो हेल्प लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की, यानी कि जो भी सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, या नॉर्मल पुलिस है, ज़रूरत पड़े तो मिलिट्री, उन सब का मदद ये ले सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन का फुल कंट्रोल होता है इन सब चीज़ों के ऊपर, और वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑफिसर्स को, कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं, उनका ट्रांसफ़र स्टॉप भी कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं उनके खिलाफ। कुछ भी चीज़ करने के टोटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या टोटल इनके पास पावर होती है। इनका मेन मकसद क्या है कि इम्पार्शियल रहें, अनबायस्ड रहें, ताकि जो इलेक्टोरल प्रोसेस की सेंसिटी है वो प्रोटेक्टेड रहे, लोगों का भरोसा जो है वो बरकरार रहे। अब इलेक्शन कमीशन बहुत इंडिपेंडेंट और एजर्टिव रहा है बहुत साल पहले से। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर साल इसकी पावर बढ़ रही है। मेजर रीज़न क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उसको पावर दी है वो उसका इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब पास्ट 55 ईयर्स में 14 लोकसभा इलेक्शन हो चुके हैं, अब तो और भी ज़्यादा हो चुके हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अभी लेटेस्ट कौन सा इलेक्शन हुआ था लोकसभा का। अब बहुत सारे स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस भी हुए हैं। अब देखिए क्या सारी चीज़ें इतनी आसान रहती हैं, तो आंसर इज़ ऑफ कोर्स नो। कई बार बहुत दिक्कत आ जाती है, जैसे मिलिट्री अफेक्टेड एरिया है, पंजाब हो गया, असम, JNK, वहाँ पे भी आपको वोटिंग करानी है। उसके अलावा कई बार बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है, जैसे एक्स-PM राजीव गांधी जी का जब असैसिनेशन हो गया कैंपेनिंग के दौरान ही, तब भी इन्हें वोटिंग करानी थी। 2002 में गुजरात राइट्स जब चल रहे थे तब भी वोटिंग करानी थी। तो इनको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हुए चलना होता है। अब देखिए नेताजी हैं, नेताजी घबरा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से। क्यों घबरा रहे हैं, कह रहे हैं कि इलेक्शन इस बार टफ होगा जीतना, क्योंकि हमको फेयर फ्री पोलिंग करानी है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है। तो क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। अगर नेता इलेक्शन कमीशन से डरेगा तो वो कुछ उल्टा सीधा हरकत नहीं करेगा। अब बाकी आपकी इच्छा है, आप इसको गलत भी बोल सकते हो। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, दीदी जी की क्या समस्या है? दीदी जी कह रही हैं कि क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं जो मसल और मनी पावर इलेक्शन में यूज होता है बाय चेंजिंग इन लॉ। अब देखिए टोटली आपके ऊपर है, आप इसको कैसे सोच सकते हो।
कि आज भी हमें पता है इतना फ्री एंड फेयर होने के बाद भी बहुत जगह पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, मसल पावर का इस्तेमाल हो रहा है वोटिंग के लिए। क्या स्ट्रॉन्ग लॉ बना के इसको चेंज कराया जा सकता है? टोटली आपके थॉट्स हैं, आप जिसको जैसा चाहे वैसा सोच सकते हो। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी कि इतनी जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें क्या हम कुछ बदलाव कर सकते हैं? उसमें हम क्या कुछ बेटरमेंट कर सकते हैं? आंसर इज यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि कोई भी सिस्टम ऑफ इलेक्शन परफेक्ट नहीं होता है, बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, लिमिटेशन होते हैं। और जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है ना, उसको हमेशा ऐसे मैकेनिज्म है ताकि फ्री एंड फेयर जो है मैक्सिमम हो सके इलेक्शन। कंप्लीटली बहुत मुश्किल है, बट मैक्सिमम करने की कोशिश करी जा सकती है। सो कुछ सजेशंस लोग क्या देते हैं कि जो सिस्टम है हमें उसको एफपीटीपी से पीआर सिस्टम में चेंज कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से जो पार्टीज को उतनी ही लगभग सीट्स मिलेगी जितना प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स हैं। दूसरा कहते हैं कि एटलीस्ट 1/3 जो वुमेन के लिए सीट है पार्लियामेंट में रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि भाई उसकी पॉपुलेशन अगर 50% से ज़्यादा है तो कम से कम वो 33% सीट तो डिजर्व करती हैं। और स्ट्रिक्ट प्रोविज़न होने चाहिए ताकि जो मनी और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पावर का यूज़ होता है इसको कम किया कराया जा सके। उन हर कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने से मनाही हो जिसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन हो रखी हो, पुलिस कंप्लेन अगर पेंडिंग हो ना तो भी उसको इजाज़त ना हो। उसके अलावा कंप्लीट बैन होना चाहिए रिलीजियस अपील्स पे, कास्ट वोट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एक ऐसा लॉ होना चाहिए जिसकी वजह से फंक्शनिंग जो है वो और बेटर और ट्रांसपेरेंट हो सके। अब देखिए ये सजेशंस हैं, बट कोई ऐसे सजेशन पे इतनी ज़्यादा कार्रवाई हुई नहीं है। ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो इसको मानता है नहीं मानता है, क्या लॉ चेंज होते हैं नहीं होते हैं। बट हाँ ठीक है, थोड़े बहुत रिफॉर्म्स होते ही रहते हैं। अगर थोड़े बहुत रिफॉर्म्स भी नहीं होंगे तो सोसाइटी में डेवलपमेंट नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब हर चैप्टर का कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में बोल दी जाती है। तो अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है आपके पास लिखने का, या फिर अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये वर्ड्स लिख के आराम से बहुत ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि सक्सेस ऑफ इंडिया का इलेक्शन सिस्टम जो है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। कैसे कि जो वोटर्स हैं वो फ्रीली अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं, वोटर्स इंटरेस्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके अलावा जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हर साल बढ़ते हैं, बेटर लोगों का पार्टिसिपेशन है। और जो वोटर लिस्ट है वो जो है उसको कोशिश की जाती है मैल प्रैक्टिसेस से अलग रखा जा सके, उसके अंदर कोई इंटिमिडेशन वगैरह ना हो, लोग डरा धमका के वोटिंग ना कराएं। और उसके अलावा आज के समय पे हम ऐसी गवर्नमेंट इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं जो बिना इलेक्शन के आई है। हम वो चीज़ें सोच भी नहीं सकते हैं। तो धीरे धीरे जो वोटर है इंडिया का वो कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है, वो क्वेश्चंस रेज कर रहा है जिसके वो आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे अपना अगला प्यारा सा चैप्टर एग्जीक्यूटिव। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। So thank you so much. Meet you all in my next video.